Now let's start with a very basic concept कि कुछ डाउट आता है बहुत सारे लोग के मन में कि why only specific materials show magnetism. Why don't every other material in this world is showing magnetism? Why don't every other material is attracting ion particles? Why it's not happening with every other atom? तो सवाल ये आता है कि ये पैदा कहाँ से होता है, ये मैग्नेटिज्म आता कहाँ से? तो जस्ट आज इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड कि भाई अगर एक लूप है एंड वो लूप में करंट अगर फ्लो हो रहा है तो करंट कैरिंग लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक कॉइल, एक्ट्स एज अ मैग्नेट. इसका ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल जनरेट होता है. एंड गाइस इफ यू ऑब्जर्व एन एटम, ठीक है, एक एटम को अगर हम ऑब्जर्व करें तो बीच में न्यूक्लियस के अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहता है. तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, प्लस वो खुद के एक्सिस के अबाउट में स्पिन भी हो रहा है, जस्ट एग्जैक्टली लाइक अर्थ है कि नहीं? अर्थ में भी यही होता है ना रे. अर्थ क्या रहता है? अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व होता है एंड खुद के एक्सिस के अबाउट में रोटेट होता है. तो ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड में गोल घूम रहा है एंड खुद के एक्सिस के अबाउट में भी घूम रहा है. इट इज रिवॉल्विंग अराउंड, इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. तो ये इलेक्ट्रॉन जो गोल घूम रहा है, इज इट रिजेंबलिंग? गाइस मुझे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक चीज पूछ रहा हूं मैं आपको. अगर ऐसा सेल है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है सर्किट में? एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है. तो गाइस इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो करंट कैसे ट्रैवल करता है? करंट ट्रैवल्स फ्रॉम ऑपोजिट टू नेगेटिव. परफेक्ट. करंट ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस व्हाट? जिस दिशा में ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कौन ट्रैवल करने वाला है? इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो करंट कैसे घूमेगा इसके अंदर? इस तरीके से क्लॉकवाइज. गाइस मुझे बताइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गोली मारो, ये करंट कैरिंग लूप बन गया कि नहीं? यस सर. करंट कैरिंग लूप. अभी अगर ये करंट कैरिंग लूप बन चुका है, ठीक है, अभी अगर ये करंट कैरिंग लूप जैसा बिहेव कर रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म आएगा ना, है क्या नहीं? क्योंकि इसके अंदर डायपोल मोमेंट क्रिएट होएगा. तो अपने को क्या समझ में आया अभी कि भाई ऑर्बिट करने के वजह से डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है. प्लस रिसर्चर्स ने हमको ये भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटिंग करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होता, स्पिन होने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है. तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के अंदर का जो मोमेंट है, इट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर श्योर, प्लस इट इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑल्सो. तो अगर एक एटम के अंदर चार इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है या 50 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा एटम का क्या मोमेंट रहेगा? पूरे एटम का क्या डायपोल मोमेंट रहेगा? तो दैट वुड बी नथिंग बट समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट. समझे इस बात को? क्लियर है गाइस? तो एक करंट के मूवमेंट की वजह से कैसे, क्या सर करंट के मूवमेंट की वजह से कैसे हुआ वो नहीं समझा सर. मतलब समझा नहीं, क्या पूछ रहे तू? सर मतलब करंट अगर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन के लूप में घूम रहा है तो उससे कैसे हुआ वो नहीं समझा सर. अपोजिट डायरेक्शन के लूप में नहीं, उसी लूप में करंट घूमेगा. जैसे कि ये लूप में इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो मैंने बोला कि भाई ये लूप में करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स. गेटिंग इट? तो इट वुड बी बिहेविंग लाइक अ करंट कैरिंग लूप जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में सीखा था मीना करके. गेटिंग इट? इट वुड बी हैविंग द सेम मैग्नेटिक इफेक्ट. बट यहाँ पे वायर नहीं है, यहाँ पे वो ऑर्बिट में घूम रहा है. तो गाइस ये समझा, वो स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट वाला नहीं समझा. तो यहाँ पे दो बार घूम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो तरीके से घूम रहा है. एक खुद के एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है गोल गोल, तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा गोल गोल, प्लस वो न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है तो उसकी वजह से भी करंट पैदा होगा. तो जिधर जिधर करंट पैदा हो गया उधर उधर मैग्नेटिज्म भी पैदा होगा. तो अच्छा, उसका रिजल्टेंट निकाला. हाँ, तो उन दोनों का एडिशन करके, वेक्टर एडिशन करके पूरा एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंट निकाल लिया और ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन सबको ऐड करके एटम का निकाल लिया. समझा.
So guys, please note down point number 7. Point number 7 और कुछ मत लिखो, हेडिंग दो origin of magnetism. ठीक है, please give heading origin of magnetism. And origin of magnetism heading देने के बाद पॉइंट नंबर 7 लिखें, उसके नीचे का फॉर्मूला लिखें और ये जो मैंने यहां पे लिखा है वो लिखें. डन? नो. अभी क्या है ना, कुछ कुछ एटम्स में ये समेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये कैंसिल हो जाता है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं. एंड कुछ कुछ एटम में वो कैंसिल नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आता है. तो कैंसिल हो जाता है मतलब क्या होएगा, एम एटम का वैल्यू 0 हो जाएगा. 0. और कैंसिल नहीं होता है मतलब क्या, कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू बच जाएगा उसका. गेटिंग इट? तो ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर एम एटम का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में देखो यहाँ पे लिखा है, इफ द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0. गेटिंग इट? अगर उसका वेक्टर सम 0 है तो that type of material would be known as diamagnetic material. जिनका भी m एटम 0 होता है, ठीक है, उनको डायमैग्नेटिक बोलेंगे. और जिनका m एटम 0 नहीं होता उनको हम पैरामैग्नेटिक एटम या फेरोमैग्नेटिक करके नाम देंगे. पैरामैग्नेटिक बोलेंगे या फिर उसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक. सर उसका ये 0 क्यों आता है? हाँ, तो अभी मैं बताता हूँ 0 क्यों होता है. जैसे कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाजू में इधर इलेक्ट्रॉन है. अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है. दूसरे ऑर्बिट में सपोज इलेक्ट्रॉन दूसरे तरीके से घूम रहा है. गेटिंग इट? तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तीसरे तरीके से घूम रहा है. चौथे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चौथे तरीके से घूम रहा है, ठीक है. अभी इनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अलग अलग है, ठीक है. अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अलग अलग है तो वो सब ठीक है, बट जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं वो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं वो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो अल्टीमेटली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वुड कैंसिल ईच अदर. समझ में आया? तो कैंसिल ईच अदर हो जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा फिर उसका आंसर. समझा? और कुछ कुछ एटम में कैसा होता है, वो कैंसिल नहीं होता है, एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होता है, कभी ऐड हो जाता है कभी माइनस होता है, बट कुछ ना कुछ वैल्यू रह जाता है. तो उनमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट बचा हुआ नजर आएगा. समझा पॉइंट? यस सर. ये नोट कर लीजिए गाइस, नोट कर लीजिए. तो ये निपट गया. अभी गाइस हेडिंग दो, एक डेरिवेशन करना है अपने को. टॉर्क एक्टिंग ऑन शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. टॉर्क, अभी एक कंपास को अगर मैंने ऐसे एक नॉन मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो कंपास क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है कि नहीं रे, है क्या नहीं. बट उसी कंपास के बाजू में अगर मैंने एक बार मैग्नेट रखा तो इज इट रेस्टिंग इन नॉर्थ साउथ? नेवर. गेटिंग इट? वो ऐसे फड़फड़ करता है, जैसे तुमको डायग्राम में दिख रहा है ना, उसके अंदर ऐसे एक ट्विस्ट आता है. गेटिंग इट? वो ऐसे मोमेंट में रहता है, उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट होता है, कपल एक्ट होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता है. इसलिए उसको एक मैग्नेटिक शील्डिंग देना पड़ता है या उसको ऐसे नॉन मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर रखना पड़ता है जहां पे वो नॉर्थ साउथ में रेस्ट करेगा और हमको एक एक्यूरेट रीडिंग देगा. तो इसी टॉर्क को हम लोग समझने के लिए ये डेरिवेशन कर रहे हैं कि ये कितना मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है, मिनिमम टॉर्क का प्रोड्यूस हो सकता है. टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ये हम करने वाले हैं यहाँ पे ये डेरिवेशन में. समझा? ये टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट वी हैव टू फाइंड आउट. तो वो फाइंड करने के लिए हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चला दिया. यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चला दिया है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ने यहाँ पे बीच में एक बार मैग्नेट को छोड़ दिया है. ठीक है, अभी तुमको पता है ये बार मैग्नेट में इधर पे जो फोर्स आएगा वो प्लस QMB एक्ट करेगा नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल पे क्या एक्ट करेगा, तो साउथ पोल पे एक्ट करेगा माइनस QMB. गेटिंग इट? तो नॉर्थ पोल पे प्लस QMB, साउथ पोल पे माइनस QMB. अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाले दोनों का. अरे मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहेगा ना. मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहने वाले, प्लस और माइनस MB ही रहने वाले, QMB रहने वाले. तो भाई फोर्स मुझे यहाँ पे मिल चुका है, इट इज प्लस और माइनस. ठीक है, F का जो वैल्यू है इट इज प्लस और माइनस QMB
ठीक है, तो मैं उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड में QMB करके लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अभी गाइस ये टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला? यू रिमेंबर टॉर्क टाउ इज व्हाट? इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है नहीं? ठीक है नहीं? कोई भी टॉर्क ढूंढने का क्या फॉर्मूला है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द फॉर्मूला। लेकिन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में का डिस्टेंस होता है? दो कपल, वो जो दो पैरेलल फोर्सेस हैं जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वो दो फोर्सेस के बीच में का हमको यहाँ पे चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ से आप देखेंगे, ये देखो, ये इधर का मैंने फोर्स का एक्सटेंशन लिया इधर, तो इधर से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस है रे, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पे एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल सा बन रहा है, इफ यू सी, इधर पे थीटा डिग्री पे बार मैंने रेस्ट कर रहा है, और ये हमको मालूम है लेंथ, दिस लेंथ इज 12। तो गाइस I guess we can easily find out perpendicular distance. Perpendicular distance is opposite to this angle theta. तो opposite का कौन सा फंक्शन है रे ट्रिग्नोमेट्री में? साइन थीटा, cos साइन थीटा है रे। साइन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? साइन थीटा वुड बी opposite, that is perpendicular distance opposite upon adjust अपना hypotenuse is 12. Therefore perpendicular distance is nothing but 12 sin theta. ओके, अब इस चीज को उठा के यहां पे रख दो, गेटिंग इट? ये जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सॉल्व, इधर पे उठा के रखो, तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स। ये फोर्स क्या रहेगा रे? फोर्स रहेगा QMB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा 12 sin थीटा। देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? QM इनटू 12 into B sin theta. What is QM into 12? पहचान पाए guys? What is QM into 12 man? magnetic dipole moment. It is magnetic dipole moment. तो ये हो जाएगा M. So this tau is equals to MB sin theta is the scalar version of the formula. Tau equals to MB sin theta. Guys, tell me one simple thing. अगर A bar cross B bar है, तो A bar cross B bar को मैं AB sin theta बोल सकता है? Yes, sir. तो उसका उल्टा भी तो बोल सकता है। अगर ए बी साइन थीटा है तो मैं ए बार क्रॉस बी बार भी तो बोल सकता हूँ। हाँ सर। यूजिंग द सेम एनालॉजी यहाँ पे एम बी साइन थीटा को मैं बोलूंगा दिस इज नथिंग बट दिस इज टाउ बार इज इक्वल्स टू एम बार क्रॉस बी बार। Yes, sir. ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सर QMB नॉर्थ पोल पे भी एक्ट करेगा और साउथ पोल पे भी एक्ट करेगा ना? प्लस QM इज फॉर नॉर्थ पोल, ठीक है, बट टॉर्क तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो वी आर जस्ट कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ इट। अच्छा, समझा। सर टॉपिक का हेडिंग क्या था? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर इससे पहले वाला स्लाइड दिखाओ ना। भी यही पहला स्लाइड है, इसके पहले कौन सा स्लाइड था? सर वो था ना एक वो कंपास वाला। कंपास का फोटो निकालेगा क्या? डन गाइस? Yes, sir. यस सर, डन। चलो, यस सर। तो ये पार्ट अपना इधर हो गया। अभी इसके कुछ स्पेशल केसेस मतलब कि कब मैक्सिमम रहेगा, कब मिनिमम रहेगा, ठीक है? तो चलो वो भी देखते। लेट्स हैव अ लुक एट सम स्पेशल केसेस। दो ही केसेस है रे। टाउ का दो थीटा का वर्जन बहुत फेमस है, ठीक है? दो। पहला वर्जन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे क्या होता है। अभी सबको पता है कि साइन मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, तो जब थीटा 90 रहेगा तो टॉर्क भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है और हो जाता है एम बी, बिकॉज एम बी साइन थीटा में साइन 91 हो जाता है, तो बचता क्या है, एम बी बचता है। ओके, एंड गाइस जब थीटा 0 होगा तो क्या होगा, साइन 0 कितना होता है, 0 जीरो।
तो टॉर्क Zero. मिनिमम हो जाएगा, उस टाइम पे टाउ मिनिमम फिर 0 आएगा गाइस निकल के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये वाला, कि थीटा इक्वल्स टू 90 मतलब टाउ मैक्स वुड बी इक्वल्स टू एमबी एंड थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब टाउ मिनिमम वुड बी 0। मतलब क्या, जब कभी भी यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 होएगा तो टॉर्क ही एक्ट नहीं करेगा उसके ऊपर। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम में दिखा देखो, यहाँ पे ये सिचुएशन देखो, इधर पे देखो ना, ये डायग्राम में ये थीटा 0 हो गया तो क्या हो रहा है, इधर माइनस एमबी इधर प्लस एमबी, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो टॉर्क ही एक्ट नहीं होएगा, समझ रहे, टॉर्क ही एक्ट नहीं होएगा तभी। ऑन दी अदर हैंड जब 90 होएगा तो मैक्सिमम प्रोड्यूस होएगा रे, मैक्सिमम, समझा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जांपल बाय टेकिंग अ पेपर, ठीक है। अभी ये पेपर को, अभी जैसे कि मैं मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे हवा ब्लो कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा हवा का ब्लो इज मैग्नेटिक फील्ड एंड बारमेटर की जगह पे मैंने ये पेपर रखा है, तो अगर मैं इसको मेरे हवा को पैरेलल रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको हवा को पैरेलल पकड़ा तो इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी ट्विस्ट, ये ट्विस्ट नहीं हो रहा है, गेटिंग इट, टर्न नहीं हो रहा है, फूक मारा नहीं हो रहा है। बट अगर मैं इसको हवा को परपेंडिकुलर पकड़ता हूँ, ठीक है, तो इट इज प्रोड्यूसिंग ट्विस्ट, ठीक है आपको, ये इस तरीके से बेंड हो जा रहा है। तो मैक्सिमम इंपैक्ट कब पड़ता है, जब वो परपेंडिकुलर हिट करता है, और मिनिमम इंपैक्ट कब होता है, जब वो पैरेलल हिट करता है, गेटिंग इट। और जब इंक्लाइन रहेगा तो उसका वैल्यू 0 से मैक्सिमम के बीच में कुछ ना कुछ रहेगा, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। जो भी साइन थीटा का वैल्यू बनेगा उसके हिसाब से उसका मैग्नेटिक टॉर्क हम लोग निकाल लेंगे, समझ गया। इस चीज का भी एक्सप्लेन ले लिया जाए।